ट्यूबरज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। जितने सारे आप एक्सपोर्टर्स हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो, आपके लिए वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। तो हमारा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो हम बात करेंगे आज श्रीलंका का क्राइसिस के बारे में। श्रीलंका जो हमारा भारत का एक पड़ोसी देश है, साउथ ऑफ इंडिया में, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है श्रीलंका, उसके ऊपर बात करेंगे। श्रीलंका के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले बना चुके हैं। आप कैसे श्रीलंका को एक्सपोर्ट करोगे, श्रीलंका के पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, श्रीलंका क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हम बना चुके हैं पहले। तो ये वीडियो श्रीलंका का क्राइसिस के बारे में बनाना ज़रूरी था ताकि आप लोग और हम सीखें कि एक्सपोर्ट कितने ज़रूरी है देश के लिए। एक्सपोर्ट के बिना देश कितने नीचे चला जाता है, देश में कितने सारे क्राइसिस आता है, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो श्रीलंका का जो हालत आज है, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, श्रीलंका का आज वहाँ का जो पब्लिक रोड पर महीनों से एक महीने के ऊपर रोड पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करने के लिए। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं, 26 कैबिनेट मिनिस्टर भी रिज़ाइन कर चुके हैं। अभी भी प्रोटेस्टर्स रोड पे पूरी देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा शुड रिज़ाइन। क्योंकि गोटाबाया राजपक्सा अभी का जो प्रेसिडेंट, उनका जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर भी उनका भाई थे, वो भी राजपक्सा थे। ऐसा उनका जो चार भाई है देश में मेन जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स थे। और पूरे भाई, उनके जितने सारे भाई ब्रदर्स थे ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं। अभी भी प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा श्रीलंका का प्रेसिडेंट है और रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, और अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रिज़ाइन करने के लिए। तो आगे मैं बताऊंगा श्रीलंका का ये जो परिस्थिति, श्रीलंका का जो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गया। आज के तारीख में श्रीलंका में चावल यानी राइस का किलो 200 से लेकर 300 रुपया के ऊपर आ चुका है। वहाँ का जो गैस यानी गैस सिलेंडर का प्राइस 4,000 रुपया, 4,200 रुपया, श्रीलंका का करेंसी में बोल रहा हूँ मैं आपको। तो गैस का प्राइस आज के तारीख में श्रीलंका का 4,000 से लेकर 4,200 रुपया आ चुका है। उनका बटर यानी घी का 1 लीटर बटर का करीब 17 से 1800 रुपया आ चुका है। और उनका जो पेट्रोल का कीमत 350-400 श्रीलंकन रुपीस, डीजल का 250 रुपीस, 250 रुपीस, ऐसा पूरा रेट बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुका है। और श्रीलंका में जो पब्लिक आज के तारीख में वन टाइम मील, एक टाइम खाना खा के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मजबूर है। क्योंकि गैस, खाना बनाने के लिए गैस अवेलेबल नहीं है। गैस सिलेंडर के लिए पब्लिक घंटों भर दुकान पर वेट कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 17-18 घंटा कट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी नहीं है। देश में पेट्रोल नहीं है, कोयला नहीं है। एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, एनर्जी बनाने के लिए कोयला का ज़रूरत है। तो ये कोयला, पेट्रोल वगैरह कंट्री में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हर दिन 17 घंटा 18 घंटा कट हो रहा है। रोड पर रात को रोड में उनका जो देश में जो रोड है, रोड का जो स्ट्रीट लाइट्स बंद कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। तो श्रीलंका का जो ये हालत, क्या प्रॉब्लम क्यों हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आ गया श्रीलंका का जो एलटीटी का वार के बाद 2008-9 में एलटीटी वार के बाद चाइना ने मदद किया था श्रीलंका को मिलिटरीली हेवी वेपन्स वगैरह हेल्प किया था। तो श्रीलंका ने जो वार जीता था एलटीटी से, और काफ़ी सारे तमिल जो थे मर चुके थे 2008-9 में। तो श्रीलंका पूरी नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका जहाँ पर एलटीटी का एरिया था, वो पूरा श्रीलंका ने हाथ में ले लिया था। 2008-9 के 7-8 में चाइना ने श्रीलंका का एक पोर्ट बनाया था हनुमनटोटा
पोर्ट। तो श्रीलंका का गवर्नमेंट ने ये पोर्ट बनाने से पहला साउथ पार्ट ऑफ श्रीलंका में ये पोर्ट लोकेटेड है, हैम्बनटोटा पोर्ट। ये पोर्ट बनाने के लिए बिलियंस डॉलर्स खर्चा हुआ था। इस पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका ने भारत को और अमेरिका को अप्रोच किया था, लेकिन भारत ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने केस स्टडीज़, फिजिबल स्टडीज़ में चेक किया कि ये जो पोर्ट बनाने के बाद ये जल्दी श्रीलंका को प्रॉफिट नहीं दिलाएगा, इसीलिए भारत ने मना कर दिया और अमेरिका ने भी मना कर दिया। लेकिन श्रीलंका ने चाइना को अप्रोच किया, तो चाइना ने ये पोर्ट को बनाया। 2008-9 में स्टार्ट होकर कंप्लीट हुआ। तो ये पोर्ट बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हो गया और ये पैसा उधारी में यानी लोन पर चाइना से लेकर चाइना ने बनाया ये पोर्ट को। वैसा ही हेवीली पैसा इन्वेस्ट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया श्रीलंका उनका मिलिट्री के ऊपर, और अननेसेसरीली विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी कॉज बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्डिंग्स बिल्ड किया, पोर्ट बिल्ड किया, रोड बिल्ड किया, जो ज़रूरत नहीं था देश के लिए वो बिल्ड किया। लेकिन देश का जो फॉरेन करेंसी जाते, क्योंकि जब लोन लेते हो, आप कोई लोन लेते हो फॉरेन कंट्री से, तो उस कंट्री को हर महीना आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो दोगे आपको US डॉलर में पे करना पड़ता है। तो जिस देश में आपके पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है, यूरो या US डॉलर अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो ज़रूरत का सामान होता है, आपका जो पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन वगैरह जो ज़रूरी है, तो आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी यानी US डॉलर चाहिए। तो आपको बताया होगा, मैंने बता चुका हूँ, वर्ल्ड में अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको US डॉलर में, यूरो में आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो श्रीलंका का वही हालत हो गया। 2008-9 में जो पोर्ट बन गया, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हो गया, तो हर महीना बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका चाइना को देना पड़ता था इंटरेस्ट इन US डॉलर में, ठीक है। और चाइना एक ऐसा कंट्री है, जितने सारे अफ्रीकन कंट्री में और बहुत सारे कंट्री में चाइना ने इन्वेस्ट किया है, लोन देकर इन्वेस्ट किया है, और उन कंट्री में इन्वेस्ट जब चाइना करता है वो कैश, डायरेक्ट कैश नहीं देता है, कुछ परसेंट कैश देता है। उसके बाद उनका जो टेक्नोलॉजी वो खुद देता है, लेबर मैन पावर, लेबर भी खुद लाता है, चाइना से लाता है, और उनका जितना सारा मशीनरीज और मटेरियल्स चाइना से आता है। तो काइंड ऑफ चाइना जो करता है, कोई भी कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनका खुद का मैन पावर को हेल्प करता है, खुद का जो कंट्री का जो लोगों को नौकरी दिलाता है। यानी आप अगर श्रीलंका चाइना से लोन लेकर कुछ भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो चाइनीज इंजीनियर रहेंगे, चाइना का काफ़ी सारे 70-80% चाइना का मैन पावर रहेंगे। खाली लेबर आप लोकली हायर कर सकते हो, बाकी जितना स्किल्ड वर्कर्स चाइना से आते हैं, और मटेरियल्स सीमेंट, सैंड, रोड्स यानी स्टील वगैरह जितने सारे चाइना का जितने सारे एक्सपोर्टर्स सप्लाई करते हैं। तो इसलिए चाइना को हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, श्रीलंका को काफ़ी सारे नुकसान हो गया, और हर साल श्रीलंका को हर महीना $8 बिलियन पे करना पड़ता था, उनका जो डेट, उनका जो इंटरेस्ट। अभी आज के तारीख में $51 बिलियन उनका डेट है, और हर महीना में $8 बिलियन के ऊपर श्रीलंका को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, डिफरेंट कंट्री को, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को और चाइना को। और इसी प्रॉब्लम के वजह से श्रीलंका ने बैंकरप्ट हो गया और चाइना को दे नहीं पाया, इंटरेस्ट दे नहीं पाया। तो इसलिए चाइना जो बिल्ड किया था, एक पोर्ट बिल्ड किया था, हैम्बनटोटा बिल्ड किया था, पोर्ट को बनाया था, उस पोर्ट को ऑक्शन के द्वारा चाइना का एक कंपनी उसको कुछ सालों के लिए ले लिया, लीज पे ले लिया, क्योंकि उसको चलाने के लिए श्रीलंका के पास पैसा नहीं था। श्रीलंका ने सोचा था वो पोर्ट बनने के बाद, हैम्बनटोटा पोर्ट बनने के बाद, उसी पोर्ट के जरिए श्रीलंका जो एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, और हर साल करीब 36,000 शिप्स और 4,100 ऑयल टैंकर्स श्रीलंका के होकर गुजरता है, ठीक है। क्योंकि एशिया में, वर्ल्ड में जितना सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, मेरे पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एशियन कंट्री में होता है। इंडिया, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम जो एरियाज़ है, इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कंट्री से जितने सारे शिप्स है,
साउथ हमारा जो साउथ इंडिया का जो हमारा इंडियन ओशन होकर गुजरता है टुवर्ड्स हांगकांग, चाइना एंड मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। ठीक है, तो श्रीलंका का साउथ में जो एरिया है उस एरिया में 4100 ऑयल टैंकर्स, 36,000 के अबव शिप्स हर साल गुजरता है, नेविगेशन होता है। तो इसीलिए श्रीलंका ने एस्टिमेट किया था, श्रीलंका ने प्रोजेक्ट बनाया था, अगर साउथ ऑफ श्रीलंका में हैम्बनटोटा पोर्ट बनाया जाए, इस काइंड ऑफ सिंगापुर का पोर्ट जैसा ही है, अगर ये बड़ा पोर्ट बनाया जाए तो जितने सारे 36,000 पोर्ट शिप्स, 4,100 टैंकर्स जो जाता है, तो पूरे शिप्स, पूरे टैंकर्स श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट को नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे शिप्स डायरेक्ट चले जाते हैं। तो इसीलिए उनका जो बड़ा पोर्ट श्रीलंका ने बनाया था, ताकि जितने सारे वो 36,000 के अबव शिप्स को और 4,100 के अबव ऑयल टैंकर्स को वो उनके साथ बिजनेस कर सके, ताकि श्रीलंका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कुछ सालों में श्रीलंका सिंगापुर जैसा बन जाए। लेकिन ये उल्टा हो गया, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करने को जाओगे उसके लिए टाइम लगता है, और अगर आपके पास खुद का पैसा है और खुद इन्वेस्टमेंट करोगे फिर आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बैंक से या कहीं से लोन लेकर बिजनेस करोगे, अगर बिजनेस आपको नहीं चलता है तो आपको हर महीना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो इसी सेम प्रॉब्लम हो गया श्रीलंका को। श्रीलंका के पास अगर खुद का पैसा होता था, खुद इन्वेस्टमेंट करता था, फिर अगर बिजनेस नहीं चलता था तो फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे हैम्बनटोटा पोर्ट चल जाता था, फिर श्रीलंका को फ़ायदा होता था। लेकिन श्रीलंका ने गलत एस्टिमेट किया, गलत प्रोजेक्ट बनाया। चाइना से लोन लेने के बाद जैसे कि ये टाइम लगा ये पोर्ट चलने के लिए, लेकिन उसको हर महीना बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना को देना पड़ता था इंटरेस्ट। जब पैसा दे नहीं पाया तो पोर्ट को लीज किया गया, और इस पोर्ट को एक चाइनीज कंपनी ने लीज लेकर चला रहा है। तो श्रीलंका में और क्या हुआ, श्रीलंका में जो फार्मर्स थे, खेती करते थे, फार्मर्स थे, वो अच्छे खेती करते थे। तो श्रीलंका को जो राइस, श्रीलंका में काफ़ी राइस ग्रो होता है, तो श्रीलंका वर्ल्ड वाइड राइस एक्सपोर्ट करता था। पहला राइस एक्सपोर्ट करता था, और चाय एक्सपोर्ट करता था, बहुत सारे प्रोडक्ट श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था। तो उसमें एक्सपोर्ट की वजह से श्रीलंका गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व मिलता था। लेकिन क्या हो गया, 2021 में गोटाबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक कानून बनाया कि यूरिया फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट बैन कर दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा देश को, श्रीलंका को एक ऑर्गेनिक कंट्री बनाएंगे। ऑर्गेनिक कंट्री मतलब विदाउट यूरिया, विदाउट फर्टिलाइजर जो खेती होता है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप कोई सुपरमार्केट में जाओगे या इंपोर्ट करने के लिए, या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में आप खरीदने के लिए जाओगे, ऑनलाइन वेबसाइट में जहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल मिलता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जो यूरिया यानी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं। तो देश को ऑर्गेनिक कंट्री बनाने के लिए फर्टिलाइजर और यूरिया बैन कर दिया। फार्मर्स यूरिया और फर्टिलाइजर्स वगैरह इंपोर्ट कर नहीं पाए, तो देश में 50% एग्रीकल्चर फॉल हो गया, और देश में जो खाने के लिए प्रॉब्लम आ गई। राइस, जो श्रीलंका राइस एक्सपोर्ट करता था, राइस इंपोर्ट करने लगा, ये प्रॉब्लम आ गया। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, टूरिज्म के वजह से श्रीलंका को 13% उनका जो टोटल देश का कमाई है, 13% जो प्रॉफिट है श्रीलंका को मिलता था टूरिज्म के वजह से, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलता था फॉरेन रिजर्व, $US मिलता था फॉरेन करेंसी में। 2019 में जो उनका चर्च में बॉम्बिंग हुआ, जो 250 लोग मर गए, उसके बाद फॉरेनर्स, टूरिस्ट श्रीलंका जाने के लिए, श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए डर गए, तो टूरिज्म पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद आ गया कोविड आने के बाद 2 साल भी ऐसा गया, कोई भी टूरिस्ट नहीं आया। तो टूरिज्म के वजह से तो उनका पूरा ख़त्म हो गया था टूरिज्म के फेल होने के वजह से फॉरेन करेंसी भी नहीं मिला। तो 2008 से लेकर 2021 तक अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका को जितने सारे फॉरेन रिजर्व मिलता था, फॉरेन करेंसी मिलता था, अमेरिकन डॉलर, यूरो मिलता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो चाइना को
उनका जो इंटरेस्ट पैसा भरते थे, और बहुत सारे बैंक को उन्होंने पैसा भरते थे। लेकिन देश में जितना कमाई होता था उससे डबल उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिलिट्री इन्वेस्टमेंट में। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद देश के गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है आज के तारीख में फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए, मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए, तेल इंपोर्ट करने के लिए, कोयला इंपोर्ट करने के लिए। आज देश में, क्योंकि श्रीलंका एक टूरिज्म के ऊपर निर्भर करने वाला कंट्री है, टूरिज्म के ऊपर, और एक्सपोर्ट भी कम होता था। कुछ प्रोडक्ट श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था, जैसा कि टी, कॉफ़ी और गारमेंट्स एंड कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था। यहाँ का जो देश के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर काम करते थे। तो श्रीलंका को अगर आप चेक करोगे, श्रीलंका कोई भी प्रोडक्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इसीलिए श्रीलंका क्या करता था, जितना उनको फॉरेन रिजर्व मिलता था, फॉरेन करेंसी मिलता था, तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट कम होता था। तो आज के तारीख में जैसे ही इस गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गया, फॉरेन करेंसी नहीं है उनके पास, तो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी यानी कोयला, पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है और बच्चे पढ़ने के लिए जो पेपर्स है, आज उनका कंट्री में पेपर्स नहीं है, तो वहाँ का स्कूल के बच्चे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। और डेली का जो खबर कागज़ यानी अखबार, न्यूज़पेपर्स प्रिंट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ नो न्यूज़पेपर्स, इंपोर्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाया जाता है कुछ महीनों से श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रा में, मिलिट्री में, विदाउट एनी कॉज, अननेसेसरीली गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया लोन लेकर। तो आज इसके लिए श्रीलंकन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए, हमारा देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश के लिए ज़्यादा अच्छा है। एक्सपोर्ट करने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो देश में कोई भी प्रोडक्ट का जो उसका दाम, उसका जो प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं होगा। अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट होता है, तो उसका जो प्राइस बढ़ जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है तो लोकल मार्केट में वो बिका जाता है और लेस प्राइस हो जाता है और उसको एक्सपोर्ट भी हो सकता है। चाइना, जो आज के तारीख में आप चाइना देखेंगे, चाइना क्योंकि आगे बढ़ गया तो उन्होंने मैसिव यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग किया, लोकली सेल किया और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिए। अगर आपके पास पैसा है, मैन्युफैक्चरिंग करिए, ऑल इंडिया में सेल करिए, डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंटमेंट दीजिए और ऑल पैन इंडिया में आपका प्रोडक्ट को सेल करिए, फिर बाद में एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। तो श्रीलंका के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बता दिया एक्सपोर्ट कितना ज़रूरी है हमारा देश के लिए। नहीं तो आज के तारीख में श्रीलंका में जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा इंडिया बड़ा देश है और हमारा इंडिया में हम लोग बच जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ ज़मीन है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग उगाते हैं और एग्रीकल्चर होता है और हमारे खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंडिया आज के 100 साल के बाद हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर जो है कम हो जाएगा और खाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर का ज़मीन जो है, खेती करने वाला ज़मीन भी कम हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर ज़मीन को कंस्ट्रक्शन के जरिए वहाँ पर लोग बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो एग्रीकल्चर कम हो रहा है, ज़मीन कम होते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए हमें, हमारा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कैसे कि जो ज़मीन है हमारे पास, जो खेती करने लायक ज़मीन है, उसको घर बनाया नहीं जाए। ताकि चाइना ने ऐसा किया है, चाइना ने, अगर आपने चेक करोगे, चाइना ने ऐसा किया है कि जो उनके पास बड़े बड़े गांव थे, स्प्रेड होकर बड़े बड़े गांव थे, खेती होता था, तो हर साल में जैसे कि हर परिवार में 2-4 बच्चे पैदा होते थे। बच्चे बढ़ने के बाद उन्होंने अलग अलग प्लॉट लेकर घर बनाते थे। इंडिया में भी ऐसा होता है, आपका घर में अगर 4 बच्चे हैं और जो बड़े हो जाते हैं, शादी करते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको प्लॉट बनाकर वो घर बनाते हैं। तो फिर वो जो खेती करने वाला ज़मीन था वो ख़त्म हो गए, वो घर बन गया। लेकिन चाइना ने क्या किया, ऐसा नहीं कर सकते। तो हर गांव में
जो छोटे छोटे घर थे वहाँ पर चाइना ने बिल्ड किया, बड़े बड़े टावर्स बिल्ड किया, 20 माला 30 माला का टावर्स बिल्ड किया। फिर जितने सारे गांव के लोग थे टावर में रहेंगे, टावर में रहते हैं, और गांव को पूरे तोड़ दिया, गांव को फुल्ली उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बना दिया। तो ऐसे जो स्कीम है, ऐसा जो प्लान है हमारा इंडिया में भी होना चाहिए। यानी गांव बढ़ता है तो ज़मीन ख़त्म हो जाता है, खेती करने का जो ज़मीन ख़त्म हो जाता है, और फूड का क्राइसिस आने वाले दिनों में आपको फेस करना पड़ेगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है एक्सपोर्टर्स के लिए, तो आप हमारा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया श्रीलंका का हालत क्या है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, लैक ऑफ एक्सपोर्ट। तो आने वाले दिनों में आप बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर पाओगे, कर सकते हो, लेकिन श्रीलंका को आपको डॉलर में पे करने के लिए पैसा नहीं है। उनका जो पैसा, उनका जो श्रीलंकन रुपीस ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। हमारा इंडियन रुपीस $1 में आपको 77 रुपीस मिलता है, श्रीलंका में $1 में 350 श्रीलंकन रुपया मिलता है। तो उनका करेंसी काफ़ी हद तक गिर चुका है। श्रीलंका के पास आपको देने के लिए अभी फ़िलहाल डॉलर उपलब्ध नहीं है, डॉलर नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है श्रीलंका कोई वर्ल्ड बैंक से, IMF कहाँ से लोन लेगा, दूसरे अलग अलग कंट्री से लोन लेगा, उनका जो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। फिर आने वाले दिनों में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए श्रीलंका का अच्छा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर श्रीलंका एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो श्रीलंका का न्यूज़ आप देखते रहिए, जैसे ही उनका सिचुएशन थोड़ा अच्छा हो जाता है और आप एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका को $500 मिलियन हेल्प किया, बांग्लादेश ने $200 मिलियन हेल्प किया, और बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका को जो क्राइसिस से बचने के लिए। और मैं डिटेल्स में बता दिया, अगर श्रीलंका आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, हाउ टू एक्सपोर्ट श्रीलंका। हमारे पुराने वीडियो में लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमारा वीडियो देखिए, पुराना वीडियो। और श्रीलंका का जैसे ही थोड़ा हालत सुधरता है तो आप श्रीलंका ट्रैवल करिए, काफ़ी नज़दीक है आपको। चेन्नई एयरपोर्ट से, चेन्नई से आधा घंटे में श्रीलंका कोलंबो पहुंच सकते हैं। श्रीलंका में काफ़ी सारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन एक बार श्रीलंका को पैसा मिल जाता है फॉरेन कंट्री से, IMF से और वर्ल्ड बैंक से और डिफरेंट कंट्री से पैसा मिल जाता है, श्रीलंका इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आप श्रीलंका जाइए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कोई भी प्रोडक्ट श्रीलंका में जाकर सेल कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर वॉर है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है। जैसा कि यूक्रेन में वॉर हुआ, यूक्रेन में वॉर जो हो रहा है, यूक्रेन वॉर के बाद वहाँ अपॉर्चुनिटीज शुरू होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स का आप सेल कर सकते हो। वैसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ वॉर हुआ है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ है। इसीलिए श्रीलंका के लिए आपके लिए एक लेसन है। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो ध्यान दीजिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके पास पैसा है, आपका पैसा, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करिए, एक फैक्ट्री डालिए, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करिए। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इंडिया, पैन इंडिया के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करिए या आप एक्सपोर्ट करिए। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप मेरे वीडियोस देखिए, देखते रहिए। हमने हमारे वीडियो में 500 के ऊपर, 500 के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हमारे वीडियोस, बहुत सारे फ्री वीडियोस आपके लिए है। फ्री में हमारा वीडियोस देखते रहिए और एक्सपोर्ट सीखिए और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे एक्सपोर्ट का कोर्स लेना चाहते हो तो एक्सपोर्ट का कोर्स 4000 रुपीज़ में हमारा एक्सपोर्ट कोर्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एक्सपोर्ट कोर्स है, तो उसमें बहुत सारे जो कोर्सेस में जो बहुत सारे टॉपिक है, जहां मैं इस वीडियो में, इस चैनल में वीडियोज़ नहीं है, तो बहुत सारे टॉपिक में हमने कवर किए हैं। एक्सपोर्ट कैसा करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, बहुत सारे टॉपिक के हम कवर कर चुके हैं। अगर आप एक्सपोर्ट का कोर्स लेना चाहते हैं जिसका प्राइस है 4000 रुपीज़, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध कराएंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया, आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, श्रीलंका का हालत क्या है, एक्सपोर्ट कैसे, एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट न होने की वजह से श्रीलंका क्राइसिस हो चुका है, श्रीलंका का क्राइसिस आ चुका है। अगर आप हमारा देश के लिए तरक्की करना चाहते हो और आपके परिवार के लिए तरक्की करना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करिए। या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक्सपोर्ट आप
कर रहे हो, आपके पास पैसा है, मार्केटिंग करना चाहते हो और ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना चाहते हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पाने के लिए। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया, श्रीलंका का क्राइसिस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है आपके लिए, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला। आने वाले दिनों में और वीडियोज़ बनाएंगे एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। आइए आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, एब्रॉड में इन्वेस्टमेंट के बारे में और इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।